तो हाय एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाय क्लासेस पर। तो जैसा कि आपको पता है, हमने रिवीजन कर रखा है 1 जून से और 29 जून तक। हमने 10th क्लास की मैथमेटिक्स का जो 30 जून को पेपर होने वाला है उसका क्विक रिवीजन चला रखा है, जिसमें हमने लगभग 9 प्रश्नावलियाँ तक सॉल्व कर लिए, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आज हम उसी की कड़ी में आगे बढ़ेंगे, प्रश्नावली 9 को हल करेंगे। आज जितने भी प्रश्नावली 9.1 और 9.2 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से, उन सब क्वेश्चन को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आपको सिखाएंगे भी सही कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप बने रहिए चैनल के साथ। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लिंक जो है अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, ताकि वो भी घर बैठे इस लॉकडाउन में अच्छे से मैथमेटिक्स की भी प्रैक्टिस कर सके और अच्छे अंक अचीव कर सके। तो बढ़ते हैं हम। आज की जो प्रश्नावली है हमारी कौन सी है? एक्सरसाइज 9। ठीक, इसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। तो ये जो प्रश्नावली 9 है ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से। अब इसमें जो क्वेश्चन आएंगे है ना, उन क्वेश्चन से पहले हम इस प्रश्नावली की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक बातें हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारी जो ये 9th जो प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, ये ग्राफ पर भी आधारित है ना। ग्राफ पर इस पर डायग्राम बनाया जाता है और उसके निर्देशांक पूछे जाते हैं, या फिर निर्देशांक देकर उसकी जो फिगर है वो पूछा जाता है कि ये कौन सा फिगर है, त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज है या आयत है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है। ये सारे के सारे जो है ग्राफ पर पूछे जाते हैं। तो ग्राफ से पूछे जाते हैं तो ग्राफ की हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं पहले होती है ना। तो देखो ये है हमारा ग्राफ। ठीक, अब ये जो ग्राफ है इसमें हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने? 4। एक ये होता है y अक्ष और ये होता है हमारा x अक्ष। तो ये दोनों जो अक्ष है, ये दोनों अक्ष मिलकर पूरे जो ग्राफ है हमारा, उस पूरे ग्राफ को 4 भागों में डिवाइड कर देता है। अब जो ये दोनों ही अक्ष, x अक्ष ये वाला और y अक्ष ये वाला, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो होता है हमारा मूल बिंदु। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं, ध्यान रखना, ये है क्या? 0 0। x की वैल्यू भी 0 होती है यहाँ पर और y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक, अब बढ़ते हैं हम आगे। 4 चतुर्थांश जो है हमारे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड लास्ट वन। अब इन चारों चतुर्थांश में कैसे हमें डिफरेंस देखना है कि जो पहला चतुर्थांश है इसमें हमारे पास दोनों जो x और y की वैल्यू है पॉजिटिव होगी, प्लस प्लस में रहेगी। इसके बाद हमारा सेकंड वन जो चतुर्थांश है इसमें हमारे फर्स्ट वैल्यू होगी माइनस की और सेकंड वैल्यू होगी प्लस की। और ये थर्ड वन जो है यहाँ पर दोनों ही वैल्यू कौन से रहने वाली है? नेगेटिव, इट मीन्स माइनस की। और हमारा बचा लास्ट वन चतुर्थांश। इस चतुर्थांश में हमारे पास जो वैल्यू होगी x की तो होगी, x वाला ये कौन सा है? प्लस का, और y वाला कौन सा है? माइनस का। इट मीन्स जो वैल्यू होगी प्लस और माइनस की होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपके सामने जो ये x, जो ये हमारा ग्राफ है, इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गई होगी कि कैसे क्या होता है। क्योंकि आधे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो पूछ लेता है कि निम्न में से जो निर्देशांक दिए गए हैं कोई सा भी 2, तो वो पूछ लेता है कि जो निर्देशांक है वो चारों में से कौन से चतुर्थांश में अपीयर करेगा। ग्राफ, इस ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि इसमें देखो क्या है, एक तो होता है हमारे पास इधर x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। तो ये पूरा जो x और y अक्ष से मिलकर जो ये तल बनाए समतल, इसको बोलते हैं हम कार्तिकीय तल, है ना। जो और बोलते हैं इसको, वो बोलते हैं समकोणिक अक्ष या आयतीय अक्ष। तो ये भी इसको बोलते हैं। आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आप इस लेक्चर को
स्किप ना करें, आप इस लेक्चर को पूरा सुने। 2 से 5 मिनट का जो है, इसमें आपके जो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसमें से जो भी छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप इस लेक्चर को सुनकर अच्छे से इसको कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं हम। अब इसके आगे हमने देख लिया 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, और इन दोनों से मिलके बनता है कार्तिक तल या फिर समकोणिक अक्ष या आयतीय अक्ष, ये इसके नाम है। अब एक्स के जो निर्देशांक होते हैं एक्स अक्ष को, उसको बोलते हैं हम भुज, और वाई के अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं उनके बोलते हैं हम कोटि। तो याद रखना, भुज कोटि देकर वो क्वेश्चन पूछ सकता है। भुज कोटि क्या होता है? भुज इज इक्वल टू एक्स के निर्देशांक और कोटि इज इक्वल टू वाई के निर्देशांक। तो ध्यान रखना आप ये बात भी। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो देखो, एक्स अक्ष पर, स्क्रीन पे सब सारी चीज़ें शो करता जा रहा हूँ मैं। एक्स अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है ना। देखो स्क्रीन पर, x अक्ष पर y की वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर x की वैल्यू 0 होती है। तो हमारा जो ये x अक्ष दिख रहा है, इस पर हम y को एडजस्ट करना चाहे तो ये y पर हमेशा 0 रहने वाला है, क्योंकि x अक्ष पर y कभी नहीं आएगा और y अक्ष पर x कभी नहीं आएगा, है ना। तो दोनों एक दूसरे पर 0 होते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखना आप, इससे हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। तो हुई हमारे इस प्रश्नावली की जो एक्सरसाइज है, इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक नॉलेज। अब इसके बाद जो हमारे इस प्रश्नावली में, इस एक्सरसाइज में जो हमारे यूज़ में आने वाले फॉर्मूलाज है मोस्ट इम्पोर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं हम, है ना। तो देखो पहला जो सूत्र है हमारा, इसमें देखो क्या बता रहा है ये, कि 2 बिंदुओं की बीच की दूरी ज्ञात करना आना चाहिए। वो 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है? 2 बिंदु कोई से भी, जैसे कोई रेखाखंड ले लेंगे हम कोई सा भी, उस पर 2 बिंदु अंकित करेंगे, पहली जगह पर एक दूसरी जगह पर, है ना। तो उन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, उनकी बीच की दूरी कितनी होगी उसको ज्ञात करना है हमें। तो कैसे करना है? देखो उसका सूत्र क्या होगा। जैसे दोनों बिंदुओं को हमने मान लिया ए और बी, तो ए और बी की दूरी हो जाएगी हमारे पास ए बी बराबर √x2 - x1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट बंद होल स्क्वायर। ये हमारा 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, फर्स्ट सूत्र। अब दूसरा सूत्र देखो, मैं 2 इम्पोर्टेंट और सूत्र है। कोई भी रेखाखंड दे दिया जाएगा हमें, और उस पर एक तो विभाजन करेगा वो, या तो अंत विभाजन एक करेगा और दूसरा करेगा बाह्य विभाजन। यानी जो एक रेखाखंड है उसी के मध्य पर कोई बिंदु दे देगा और उसको 2 भागों में बांट देगा या 2 से ज़्यादा भागों में बांट देगा, और इस प्रकार से पूछा जाएगा तो अंत विभाजन होगा। और यदि किसी रेखाखंड है उसके बाहर इधर की ओर या इधर की ओर कोई सा भी एक और बिंदु उससे कनेक्ट करके दे दिया जाएगा और फिर पूछेगा उसका बाह्य विभाजन। तो देखो इस दोनों ही सूत्र भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंत विभाजन का सूत्र क्या होता है। देखो अंत विभाजन का सूत्र होता है हमारे पास m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस n2। तो ये हो जाएगी हमारे x की वैल्यू आ जाएगी इससे, है ना। इसके बाद y की वैल्यू जब याद करेंगे हम, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब इसके बाद हमारा जो होने वाला है वो बाह्य विभाजन। अब बाह्य विभाजन में क्या करेंगे, हम माइनस लगा देंगे, जहाँ जहाँ प्लस आ रहा था वहाँ माइनस लगा देंगे, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम रहने वाली है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। वो है कि मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी क्या होगी, ये याद रखना है हमें। और नहीं भी रखे तो हम सूत्र से निकाल सकते हैं, जो हमने भी बताया था, है ना, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। लेकिन डायरेक्ट भी याद रखना आप, आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी क्या होती है ना। अब उसमें निर्देशांक नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसमें निर्देशांक नहीं देगा, क्योंकि हमको माइंड लगाना पड़ेगा कि मूल बिंदु को निर्देशांक क्या होते हैं, x1
और y1 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी 0 0 होती है दोनों की। तो जब 0 0 हो जाएगी तो 0 में से किसी को भी घटाएंगे तो वही संख्या आ जाएगी, है ना। तो इसका सूत्र जो है वो वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी बराबर हो जाएगा √x² प्लस y²। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारे आज के बेसिक नॉलेज इस प्रश्नावली को लेकर। अब बढ़ते हैं हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है इसमें क्या करना है, हमें समकोण त्रिभुज का सिद्ध करना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें कि जो पाइथागोरस प्रमेय देखिए आपने, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो हम अगर ऐसा सिद्ध कर देते हैं, इन दो भुजाओं का जो PQ QR और RP है, इनमें से दो भुजाओं का स्क्वायर अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा तो ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हो जाएंगे। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। देखो को समकोण त्रिभुज का शीर्ष होने का मतलब क्या हो गया कि ये कोई समकोण त्रिभुज दे दिया हमें, ठीक, PQ और R। अब इसके निर्देशांक है हमारे पास 2 -2 और इसके हमारे पास -2 1 और R के हैं 5 और 2। तो ये सिद्ध करना है हमें कि ये जो है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, करने के लिए क्या शर्त होती है हमारे पास, पाइथागोरस प्रमेय देखा है, आप देखिए आपने, है ना। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना है। अगर ये हम सिद्ध कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो करते हैं हम पहले लेते हैं हम PQ। तो PQ बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पहले बता दिया है, पहले वाले इससे थोड़े जस्ट पहले बताया वो आप देख लें। क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर अंडर रूट। ठीक, अब इसको सोल्व करना है, हमें PQ को निकालना है और हमें लाना है। अभी देखो कर्ण कितना है हमारे पास, कर्ण कितना है PR, है ना। तो ये हो गया हमारे पास PR का स्क्वायर, आधार कितना है QR का स्क्वायर, और हमारे पास लंब कितना है PQ का स्क्वायर। ये चीज़ सिद्ध करनी है। तो हमने पहले क्या लिया PQ, अब PQ किधर है, ये रहा। तो PQ का लेना है तो PQ का स्क्वायर आना चाहिए हमारे पास, स्क्वायर नहीं तो क्या करें हम इस अंडर रूट को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, है ना। प्रश्नावली 3 में बता दिया मैंने, ये वहाँ देख लेना। तो ये अंडर रूट इधर ट्रांसफ़र करा तो स्क्वायर में आ गया, बराबर क्या बचा, अब इसकी वैल्यू रखनी है हमें केवल। x2 कितना हो जाएगा, बाद वाला x2 और पहले वाला x1। तो देखो P और Q, तो P पहले आ रहा है तो P के मान तो हो जाएंगे 1 1 और Q बाद में आ रहा है तो Q के मान हो जाएंगे 2 2। तो देखो Q किधर है, ये रहा, ये माइनस के 2 सूत्र का माइनस, ठीक है ना। अब P का देखो माइनस का 2 ये रहा का होल स्क्वायर प्लस, अब y के देखो 1, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया y2 1 और ये तो माइनस और ये माइनस माइनस प्लस का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लो, PQ स्क्वायर बराबर -2 और -2 माइनस के 4, -4 का होल स्क्वायर प्लस 2 और 1 3 का होल स्क्वायर। तो PQ का स्क्वायर बराबर 4 का -4 इंटू -4 कितने हो गए, प्लस के 16 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो PQ स्क्वायर बराबर कितने हो गए 25। तो PQ स्क्वायर की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास 25। अब इसके बाद हम दूसरी वैल्यू निकाल लेते हैं। PQ के बाद ये PQ लिया, अब QR ले लेते हैं। QR का स्क्वायर बराबर वही QR का स्क्वायर, है ना। तो R बाद में आ रहा है तो बाद वाले से पहले वाले घटाएंगे, 5 माइनस, अब ये माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब y2 माइनस 1 होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट फिर इधर आके कायम बदल जाएगा स्क्वायर में, तो यहाँ क्या बचा
7 का स्क्वायर और यहाँ बचा 1 का स्क्वायर। तो क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 7 का 49 और 1 का 1। तो क्यू आर स्क्वायर बराबर 49 और 1 50 आ गया। ठीक, इसी प्रकार से बचा हमारे पास कर्ण पी आर। अब पी आर का स्क्वायर करेंगे, पी आर इज इक्वल टू, एक ही बार लिखना है सूत्र, बार बार नहीं लिखना है ना। अब पी आर में पहले कौन सा आ रहा है, पी आर बाद में आ रहा है तो ये बाद में हो जाएगा। तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये अंडर रूट फिर इस पे आ गया तो ये स्क्वायर में बदल गया। इधर क्या बचा, 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर, 2 और 2 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16 बराबर पी आर का स्क्वायर बराबर 9 और 16 25। अब देखो ये आ रहा है क्या हमारे पास, तो देखो हमारे पास जो सिद्ध करना था हमें कि एक समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई भी दो भुजा का, जो दो भुजा है आधार और लंब, इनका स्क्वायर का योग कर्ण के बराबर होता है। तो ये हो जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। तो देखो ये हो गया हमारा किसके बराबर आ गया, क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। आ गया दोनों, देखो मान रख दो दोनों का। अब इसमें क्यू आर का मान कितना आया हमारे पास 50 और इसका आ गया 25 और इसका आ गया 25। तो 50 बराबर 50, ये हो गया हमारा एच पी। ठीक, तो देखो आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध करना है हमें कि जो 3 बिंदु दे रखे हैं ये सरेख है। सरेख का मतलब समझते हो, सरेख मतलब एक ही रेखा पर, ये कोई रेखा है, इस रेखा पर ये 1 2 और कोई तीसरा बिंदु है, तो ये तीनों बिंदु किसी एक ही रेखा पर है, ये सिद्ध करना है हमें। अब ये सिद्ध कैसे करेंगे, देखो समझ लो पहले कि जो रेखा है 3 बिंदु मान लिया हमने, इसको तीनों को मान लिया ए बी और सी। अब ये मान लो ये ए बी सी मान लिया हमने। ठीक, अब जो ए बी सी है देखो सिद्ध कैसे करेंगे, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा कि नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर ही तो होगा ना। अगर ऐसा सिद्ध कर दिया हमने तो हमारा ये सरेख हो जाएगा, और ये नहीं हुआ तो फिर ये सरेख नहीं होगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। सोल्व करते हैं इसको। तो देखो ए बी का वैल्यू निकाल लो पहले, तो ए बी की दूरी निकाल लो पहले। तो ए से बी तक क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए बी इज इक्वल टू हो गया हमारा -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 में से 1 गया तो 6 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं ना, तो ये हो गया ए बी 9 का कितना स्क्वायर आ गया, 3 का 9 और 6 का 36, माइनस को माइनस से गुणा करा तो प्लस हो जाएगा, तो 36 कितने हो गए 45। तो ये आ गया इसका 45। अब इसी प्रकार से हम बी सी का निकाल लेते हैं। हम देखो बी सी, ये रहा बी सी, तो पहले इसको लेंगे फिर बाद में इसको लेंगे। सूत्र एक ही बार लिखेंगे, 3 में से माइनस और माइनस क्या हो गया +2 का होल स्क्वायर। यही बच्चा गलती करता है, ध्यान रखना चिन्ह का विशेष, -3 और माइनस के 7 का होल स्क्वायर। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर और -3 और -7 कितने हो गए 10, 10 का -10 का होल स्क्वायर। ठीक, बी सी बराबर हो गया हमारा 5 का 25 और 10 का 100। तो इसका कितना आ गया हमारे पास 25, 125 आ गया। ठीक है, अब आगे बचा हमारे पास AC। AC की वैल्यू निकाल लो। AC मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस माइनस जुड़ गया -4 का होल स्क्वायर। AC इज इक्वल टू 2 का 4 और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16।
तो AC बराबर 16 और 4 20। अब देखो ऐसा हमारे पास ये बिल्कुल भी अलग अलग आ रहे हैं, कोई जुड़ रहा नहीं, कोई घट रहा नहीं, कैसे जोड़े, कैसे लेके आए ये चीज़ हम, है ना। तो अब क्या करेंगे हम, देखो 45 है, जो 45 का हम टुकड़े करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। 3 पंजे कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड करना है। अब ध्यान रखना, जो भी जोड़े में आएगा वो तो अंडर रूट के बाहर रहेगा और एक बार आएगा वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो ये 3 कितने बार, 2 बार आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 तो बाहर आ गया और अंडर रूट 5 अंदर रह गया। तो ये ध्यान रखना है, विशेष ध्यान रखना है। गुणनखंड करने के बाद जो भी जोड़े में आता जाएगा बाहर आता जाएगा और जो एक बचेगा वो अंदर ही रहेगा। ठीक, इसी प्रकार से 125 का करेक्ट किया हमने। 125 में 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है कि नहीं जा रहा, 3 और 5 8, 3 का भी नहीं जा रहा, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का जा रहा है। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 25 और 5 एकम 5। तो जोड़े में ये आया है ना 5, और एक ही बार 5 अंदर आ गया, तो ये हो गया 5 अंडर रूट 5। अब 20 का कर लो, तो 20 का करा हमने, 2 दाई 10, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। तो हमारा इसका क्या आ जाएगा, ये तो जोड़े में आ गया और ये अंदर आ गया। ठीक, अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 आ गए सब जगह, है ना। अब देखो किसी भी एक का जो मान है अन्य दो के बराबर है क्या, तो देखो हो है, बिल्कुल है। देखो ये है हमारे पास सबसे बड़ा, है ना, तो ये वैल्यू जाएगी BC बराबर AB प्लस AC। AC के बराबर कैसे हो गई, देखो मान रखो इनका, इसका मान कितना है 5 अंडर रूट 5, और AB का मान कितना है हमारे पास 3 अंडर रूट 5, और AC का 2 अंडर रूट 5। ठीक, तो ये बराबर आया कि नहीं आया, 5 अंडर रूट 5 तो यहाँ पर है बराबर, 3 और 2 5 और अंडर रूट के 5। जैसे 2x और 3x मिलकर कितने हो जाते हैं 5x, उसी प्रकार से 2 अंडर रूट प्लस 3 अंडर रूट मिलकर 5 अंडर रूट हो गए। तो ये बराबर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये आता है, ये सरेख है, सरेख होने के लिए, है ना, पर सरेख होंगे तो ये कंडीशन अप्लाई आएगी। तो ये हो गया। तो हमारा तो आज का तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कोई दो बिंदु है 3 के और के 5 से कोई बिंदु 0 2 की दूरी समान है, तो हमें ये के का मान ज्ञात करना है। कोई भी बिंदु है, ये रेखा है जैसे मान लो, है ना, इस रेखा पर एक तो है हमारे पास 3 के और एक है के 5। ठीक, अब ये दो बिंदु जो है ये 0 2 की दूरी समान है, से बिंदु 0 2 की दूरी समान है, तो ये जो 0 2 है इससे ये भी दूरी समान है, ये भी दूरी समान है ना, इधर से इसकी दूरी बराबर है, इधर से इसकी दूरी बराबर है, तो हमें के का मान लर्न करना है। अब देखो ये दोनों बराबर है तो इसको नाम दे दो पहले विदाउट थिंकिंग, A B और C। अब ये दो बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, यानी AB बराबर BC होगा। प्रश्न से है ये बात, प्रश्न से लिए हमने बराबर है। अब ये है तो ये सिद्ध कर दो और ये हो जाएगा के का मान। तो के का मान, AB का मान क्या है हमारे पास, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक बार तो लिखना ही पड़ेगा मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो AB का मान आ जाएगा हमारे पास, AB यानी पहले इसको लो, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास BC का मान कितना आ जाएगा, BC का मान आ जाएगा हमारे पास k माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों AB और BC के मान निकाल लिए हमने। अब इस जो सवाल बोल रहा है उसके अनुसार हम दोनों को एक दूसरे को बराबर रख देते हैं।
तो देखो ये दोनों बराबर एक दूसरे के कैसे आ जाएंगे, अंडर रूट, इसको भी सोल्व कर लो यहीं पर, है ना। तो इसको सोल्व किया आपने तो 0 में से 3 गया तो -3 बचे और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब इसको हमें खोलना पड़ेगा इसके a प्लस बी के होल स्क्वायर, माइनस है क्या, माइनस है तो माइनस वाले सूत्र से खोलना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सूत्र आपको अच्छे से याद होगा, तीसरी प्रश्नावली में बता दिए मैंने आपको। तो इस सूत्र से खोलना पड़ेगा हमें ये वाला, है ना। तो खोलो इसको, पहली संख्या का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, पहले सूत्र लिख लो 2 का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर माइनस सूत्र के 2 इंटू पहली संख्या कितनी है 2 और दूसरी संख्या कितनी है के। ये हो गया हमारा इसका। अब बराबर में हमें किसको रखना है, इसको रखना है, ठीक। अब k माइनस 0 का स्क्वायर, किसी भी संख्या में 0 घटेगा तो वही बच जाएगा, k का k ही, तो ये हो गया हमारे पास k स्क्वायर प्लस 5 में से 2 गए तो 3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो ये अंडर रूट से तो अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, ध्यान रखना, अगर दोनों पक्षों में अंडर रूट है तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, स्क्वायर होगा तो स्क्वायर भी हो जाता है। तो यहाँ बचा हमारे पास 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस के का स्क्वायर, 2 को 2 से कराता हूँ -4 और 4 को के से कराता हूँ -4 के बराबर, इधर से क्या बचा हमारे पास के स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। आगे देखो इसको 9, अब ये के है उसको एक तरफ कर लो और जो विदाउट के नंबर है उनको अलग कर लो। तो देखो ये 9 और 4 13 और ये 9 इधर काहे के प्लस के तो इधर ले आओ माइनस के बराबर ये के स्क्वायर ये रहा, है ना। अब ये के स्क्वायर यहाँ पर भी प्लस का है, उधर जाकर माइनस का के स्क्वायर और ये बचा माइनस का है, उधर जाकर प्लस का 4 के। हो गया यहाँ तक। अब इसके आगे इधर हल कर लो, तो 13 में से 9 गए तो 4 बचे, है ना। और इधर ये तो कट गया के स्क्वायर प्लस का और माइनस का, बचा क्या 4 के। अब के का मान निकालना है तो के को अलग करना पड़ेगा और अकेला क्या हो रहा है, ऐसे गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग आ जाएगा बराबर के, 4 में 4 का भाग दिया तो के = 1 आ गया हमारे पास। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम की दृष्टि से, देख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो ये कोई भी जो देखो ये कोई रेखाखंड है ना, इस पे है एक तो 5 और ये 3 और ये -3 -2, इस पर कोई बिंदु माना जो ये कोई है, कोई भी बिंदु है P है, एक्स अक्ष पर है ये, है ना। तो ये P बिंदु के जो निर्देशांक होंगे ये तो A हो गया, ये B हो गया। अब P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास क्या होंगे, अब देखो x अक्ष पर x तो वैल्यू होगी लेकिन y क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये बोल रहा है x अक्ष पर। ये विशेष ध्यान रखना है आपको, अगर ये ध्यान नहीं रख पाओगे तो आप नहीं कर पाओगे इस सवाल। अगर ये y अक्ष होता तो x की वैल्यू 0 हो जाती और y का y आ जाता, ठीक है। अब इसका हमें पता करना है कि ये कौन से अनुपात में इसको विभाजित करता है। तो हम जानते हैं कि x अक्ष पर y बराबर क्या होता है 0, है ना। y की वैल्यू क्या हो जाती है 0, तो अंतः अनुपात का जो विभाजन देखा था हमने वो सूत्र लगा देंगे हम इसमें। देखो क्या होता है, y बराबर m1 × x2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमने y वाला ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 है इसलिए। और तो देखो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 बराबर m1। अब क्या मान लेंगे पहले हम कि जो ये बिंदु P है, कोई बात नहीं वैल्यू निकाल लेंगे हम डायरेक्ट ही, हाँ लिखना पड़ेगा हमें बिंदु P AB को किसमें m1 अनुपात m2 में बांटता है,
ठीक है, तो m1 m2 की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से हम। तो y का मान तो क्या हो गया 0। अब ये भाग में इधर इधर इससे गुणा होंगे 0 से, तो 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये इधर आकर गुणा होकर 0 हो गया, इसका काम खत्म। बराबर क्या बचा m1 और y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2 प्लस और y1 की वैल्यू कितनी है m2 इंटू 2। ठीक, इसको गुणा कर लो, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा -2m1 और ये हो जाएगा हमारे पास +2। हमारे पास 3 है, कितनी है y1 की वैल्यू हमारे पास 3 है, y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है y1 3 और y2 -2, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3m2 बराबर ये 0। अब क्या करो, इस माइनस वाले को उधर भेज दो या प्लस को सब भेज दो, तो एक ही बात है ना। हमने इस -2m1 को तो यहीं रखा और ये प्लस का उधर भेजा तो -3m2 हो गया, है ना। अब ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा हमारे पास, ये m1 है। अब ये m2 इससे क्या हो रहा है गुणा, तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, है ना, बराबर। इधर 3 है ही सही, ये 2 से गुणा हो रहा है तो इधर आकर भाग में आ जाएगा, है ना। अब इसको आगे करेंगे हम, तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा 3:2 में बांटता है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब ये हमारा एक्स अक्ष को छोड़कर वाई अक्ष भी पूछ सकता है वहाँ पर, तो ध्यान रखना, एक्स अक्ष पे पूछेगा तो वाई से निकालेंगे और वाई अक्ष पर पूछेगा तो एक्स से निकालेंगे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे पर 0 होते हैं। तो देखो आज का 5वां क्वेश्चन है हमारा, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कि कोई बिंदु है ए और बी, है ना, इसको मिलाने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित मतलब उसको समान 3 भागों में बांट देते हैं। तो उन बिंदुओं में क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करने। देखो चित्र से समझो, जैसे कोई ये रेखाखंड है ना, इसको नाम दे दिया हमने ए और बी। अब इसको कोई बिंदु समान 3 भागों में बांटता है, तो जैसे में हमने ले लिया एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब ये इसको क्या कर दिए, समान 3 भागों में बांट दिए, सी और डी। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ठीक है। और इसके एक एक बिंदु क्या दे दिए हमें 11 और 9, और इसके दे दिए हमें 1 और 2। तो हमारे पास जो सी और डी बिंदु बच रहा है, जो इसको बराबर समान भागों में बांट रहे हैं, इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ये बहुत ही सरल सवाल है और इम्पोर्टेंट विषय है, तो ध्यान रखें आप, अच्छे से समझ ले इसको, है ना। अगर समझ लिया तो फिर आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी इसको सोल्व करने में। सी और डी के, तो देखो ये हमें पता है कि यह अंतर्विभाजन है, इस रेखाखंड के अंदर ही बांट रहे हैं तो अंतर्विभाजन हो गया, बाहर बांटते तो बाहर विभाजन हो गया। अब इसको अनुपात में देना पड़ेगा हमें। देखो यहाँ से यहाँ तक कितने खंड है 1, तो इधर कितना आ गया 1, और इधर कितने खंड है 1 और 2, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये कितने, इसके अनुपात कितने आ गया 1:2, ठीक। अगर हम डी की बात करें तो डी का इधर कितने हैं, एक ये रहा, इसका हो गया 2 और इधर क्या बचा 1, इसका हो गया 2:1। तो अब हमारे पास अनुपात आ गया, निर्देशांक आ गया, और हमें ये भी पता चल गया कि अंतर्विभाजन है, तो हम उस अंतर्विभाजन के सूत्र से इस सवाल को इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखो बिंदु सी के निर्देशांक निकाल लो या डी के निकाल लो, कोई से भी एक के निकाल लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। तो सी के निर्देशांक, ठीक, तो क्या होगा अंतर्विभाजन की वजह से, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बराबर m1 प्लस m2। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास, तो m1 का मान कितना हो गया हमारे पास 1, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 1, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 11 बटे हुए 1 प्लस 2। इसको सोल्व किया हमने तो 1 को 1 से गुणा करा तो 1, 11 को 2 से करा तो 11 दूनी 22, और 1 और 2 3, तो ये कितने हो गए हमारे पास 21 और 22 23 बटे हुए 3।
ये तो इसके आ गए हमारे पास। अब हम बात करेंगे y की, तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वही m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे हुए m1 प्लस m2। तो y बराबर हो जाएगा हमारा, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1, y2 की 2, फिर m2 की 2, y1 की 9 बटे हुए 1 प्लस 2 बराबर 2 एकम 2, 2 नाम 18 बटे हुए 3, तो 21 बटा 3 बराबर 7। तो हमारा जो C बिंदु है, C बिंदु के निर्देशांक क्या आ गए हमारे पास, क्या आ गए इसके, एक तो आया 23 बटे हुए 3 और एक आया 7। ये कौन से बिंदु के हैं, C बिंदु के निर्देशांक है हमारे, है ना। अब D के हमें निकालना है। अब D के हमें इतनी झंझट करने की आवश्यकता नहीं है। क्या, D के निकालने के लिए हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि ये देखो C और D का जो मध्य बिंदु है, C और B का मध्य बिंदु है। D क्या है, C और B का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से हम इसको निकाल लेंगे। बिल्कुल इतना लंबा करने की हमें आवश्यकता नहीं है। अरे भाई देखो ये गलती हो रही है हमारे, ये 2 ही कम 2 नहीं, 3 कहाँ से आ गए, 2 ही तो आएंगे ये, है ना। तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास 20 बटे हुए 3। क्या आ जाएगा, 20 बटे हुए 3। ठीक, तो ये हो गया हमारे C के निर्देशांक। इसके बाद निकालेंगे हम D के। अब D के हमें इतना लफड़ा करने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल सवाल हो जाएगा। कैसे, देखो D C B का मध्य बिंदु है कि नहीं है, अरे भाई है कि नहीं है। आप ऐसा सवाल तभी कर पाओगे जब आपको पता होना चाहिए कंफर्म। अभी मध्य बिंदु कैसे, सवाल से ही लिख देंगे हम, कैसे, सवाल से या प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि ये इनको समान भागों में बांटते हैं, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, सारे समान हो गए, तो हमारे पास D इसका क्या हो गया, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे हम, देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे हुए 2। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पर। इसके निर्देशांक कितने निकाल लिए हमने, 23 बटे हुए 3 और 20 बटे हुए 3, ये आ गए इसके। तो इन दोनों में जोड़ के भाग दे देंगे। तो x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 23 बटे 3 प्लस, और x2 की 1, तो 1 में भी 1 का भाग देंगे, बटे 2 के 2। इसको सोल्व कर लो, तो यहाँ पर कितना लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास, 3 आ गया लघुत्तम, है ना। 3 में 3 का भाग 1 को 23 से करा तो 23, 1 में 3 का भाग 3, 3 को 1 से करा तो 3 बटे हुए 2। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 26 बटे हुए 3। ठीक, अब ये बटे में भी बटा होता है तो एक और बटा लगा देते हैं, फिर उल्टा सुल्टा कर देते हैं ना, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। तो ये कितना, 2 से 13 बार कट गया, तो 13 बटे हुए 2 इसका एक और आ गया, x का मान आ गया। अब y का भी ऐसे निकाल लेंगे, 13 बटे 3 है भाई, ये है ना, 13 बटे 3 इसका। इसी प्रकार से y का निकालेंगे अब हम, तो y बराबर हो जाएगा हमारा वही y1 प्लस y2 बटे हुए 2। y1 का मान रखो 20 बटे 3 और y2 का मान 2, तो इसको भी भिन्न में बदल लो और भाग 2 के 2 बराबर। इस यहाँ पर लघुत्तम लिया हमने, तो लघुत्तम कितना आ गया, 3। 3 में 3 का 1, 1 को 20 से करे 20, 1 का 3 में 3 बार, 3 को, है ना, 1 का 3 में 3 बार, और 3 को 2 से करे तो 6 बटे हुए 2 के 2। फिर y बराबर आ जाएगा हमारा 26 और 3 20 और 6 26 बटे हुए 3। अब ये फिर बटा बेटी आ गया, उल्टा सुल्टा कर लो, ये तो ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, फिर कट गया ये 13 बार,
तो फिर क्या आ गया इसका भी 13/3। तो ये इसके आंसर आ गए। यानी सी के निर्देशांक तो हमारे पास ये आए और डी के क्या आ गए हमारे पास निर्देशांक। डी क्या है 13/3 और 13/3। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये भी ध्यान रखना इसको। एग्जाम में तुम्हारे आने के पूरे चांसेस है। स्क्रीनशॉट लेते रहना और फिर बिना देखे सोल्व करते रहना, और फिर अगर कहीं अटक जाओ आप तो फिर वीडियो को फिर दोबारा देख लेना कि कहाँ गलती हो रही है। तो देखो आज का हमारा लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूरे चांसेस एग्जाम में आने के। तो देखो क्या बोल रहा है, रेखा 3x + y = 9 है जो बिंदुओं 1, 3 और 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में बांटेगी, है ना। तो हमें इसके अनुपात को ज्ञात करना है, ठीक है। तो जैसे मानो, अब देखो कैसे करना है इसको। तो जैसे मानो लिखना पड़ेगा हमें पहले, तो जैसे बिंदु कितने कितने हमारे पास 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा है ये 3x + y = 9 को लैम्डा अनुपात 1 में बांटती है, ठीक। अब देखो सूत्र वो हो जाएगा हमारा, है ना, जो था। तो x बराबर सूत्र क्या हो जाएगा हमारा m1 × x2 + m2 और x1 बटेवे m1 + m2। और से y का हो जाएगा हमारा m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2 हो गया। अब देखो x और y की वैल्यू इस सूत्र से निकल जाएगी हमारे। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज रखनी है। यहाँ पर केवल m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, लैम्डा है, ठीक। और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, है ना। और x1 की वैल्यू कितनी है 1 बटेवे m1 यानी लैम्डा + 1 हो गया यहाँ तक। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल लो। m1 कितना है हमारे पास लैम्डा इंटू y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 और ये हो गया लैम्डा + 1। तो ये इसको आगे और हल करेंगे, ये गुणा है देखो, है ना। तो 2 को लैम्डा से किया करा तो 2 लैम्डा, है ना, प्लस का प्लस 1 को 1 से करा तो 1 और ये लैम्डा + 1 का लैम्डा + 1। इसको करते हैं गुणा, 7 को लैम्डा से करा तो 7 लैम्डा प्लस 3 को 1 से करा तो 3 = 3 और ये लैम्डा + 1। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब इसको हम इस सवाल के अंतर्गत करेंगे। अब देखो ये जो 2 बिंदु निकाले हैं हमने उसी रेखाखंड पर स्थित होंगे। कौन सा रेखाखंड है, ये रहा, है ना। इसी क्योंकि सवाल के अनुसार हमने इसी के अनुरूप इसको किया है। तो ये जो बिंदु है इसी रेखाखंड पर स्थित होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये स्थित होंगे तो हम इसके अनुसार कर लेते हैं बिल्कुल कि बिंदु रेखाखंड कौन सा है 3x + y = 9 पर स्थित है। और स्थित है का मतलब क्या हो गया, अर्थात क्या हो गया, अर्थात जो 3 × x है, x का किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 3 से, तो वो 3 इधर आ जाएगा और y से कुछ नहीं हो रहा तो y का y से रह जाएगा और दोनों को जोड़कर बराबर 9 रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कर दो अब इसको, है ना। स्थित है मतलब क्या हो गया कि ये जो x की वैल्यू आई है वो x से कितने से गुणांक है 3 से गुणा हो जाएगा, प्लस y का गुणांक कुछ भी नहीं है तो ये ऐसा कि ऐसा रह जाएगा और बराबर 9 आ जाएगा हमारे पास। तो देखो ये x किससे गुणा हो रहा है 3 से, तो x की वैल्यू को 3 से गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास 2 लैम्डा + 1 / लैम्डा + 1 प्लस, ये प्लस है तो प्लस,
अब y का गुणा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कैसे आ जाएगा ये 7 लेमडा प्लस 3 बटे हुए लेमडा प्लस 1 और बराबर में क्या है हमारे पास 9। तो इस इक्वेशन से हमारा ये पूरा का पूरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब इसको यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, यहाँ करता हूँ आगे सवाल। अब देखो ये 3 ब्रैकेट के अंदर, ये 3 ब्रैकेट से बाहर है, मतलब ये पूरे से गुणा होगा, है ना। 3 को 2 से करा दो, 3 दूनी 6 लेमडा, ठीक, प्लस 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 3 को 1 से करा दो, 3 एकम 3 बटे हुए लेमडा प्लस 1 प्लस इधर क्या है हमारे पास 7 लेमडा प्लस 3 बटे हुए लेमडा प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना है हमको, बराबर 9 चलते ही है ना। अब इसको हमें लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम हमारे क्या है, दोनों में एक ही संख्या है, तो ऐसे कैसे आ जाएगी। इसमें इसका भाग दिया तो 1 और 1 से गुणा करेंगे तो ऐसे कैसे संख्या आ जाएगी, प्लस इसमें भी ऐसे कैसे आ जाएगा 7 लेमडा प्लस 3 बराबर 9। अब देखो ये भाग में है, इसको उधर भेजेंगे तो गुणा में हो जाएगा, तो इधर कितने 6 लेमडा और 7 लेमडा कितने हो गए 13 लेमडा प्लस 3 और 3 6 बराबर, ये इससे क्या हो जाएगा, भाग हो रहा है तो उससे गुणा हो जाएगा 9 लेमडा प्लस 1। तो आगे कर लो इसको, 13 लेमडा ऐसा कि ऐसा प्लस 6 बराबर, इसको गुणा करो, 9 को लेमडा से करा 9 लेमडा और 9 को 1 से करा 9 एकम 9, लेमडा लेमडा को एक तरफ कर लो और फेमडा फेमडा को एक तरफ कर लो। 13 लेमडा इधर 9 लेमडा इधर आकर माइनस के, ये 13 लेमडा माइनस के 9 लेमडा बराबर, ये 9 तो है ही सही, ये प्लस के 6 हैं उधर जाकर माइनस के 6, तो ये प्लस माइनस घट जाएगा, 13 में से 9 गए तो 4 लेमडा, है ना, बराबर 9 में से 6 गए तो 3। अब लेमडा की वैल्यू याद करनी है तो अकेला कर लो, उधर जाके भाग में चला जाएगा, ये आ गया लेमडा बराबर 3 बटे हुए 4, है ना। अब यहाँ से हमारा आंसर बिल्कुल सरल सा बन जाएगा, तो हम यहाँ पर इसको देखो बटा 1 लगा सकते हैं तक। अब देखो इसके बाद क्या करना है, जो ये यहाँ तक है हमारा सवाल, दोनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, लेमडा की कितनी आ गई 3 और इसके आ गए 4, तो 21 अनुपात में बांटेगा, तो अनुपात इसका क्या आ गया 3:4, इसका हमारा करेक्ट आंसर आ गया, हो गया। तो ये था आज का हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, है ना। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नहीं किया है तो कर लो अब भी, और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी करो। और कल हम लाएंगे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज परमे वाली, जो परमे आती है, दो परमे आती है हमारे एग्ज़ाम में, उन सभी परमे को हम आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए, ताकि वो भी घर बैठे अच्छे से मैथ्स का प्रैक्टिस कर सके और एग्ज़ाम जो होने वाला है 30 जून को, उसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।